तो फ्रेंड्स आज ये एक इंटरव्यू का ना आप लोगों के लिए डेमो है, मतलब डेमो कम रियलिटी रहेगा कि भाई सामने वाले से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ गलती करता है और किस तरह करेक्ट वे में हमें आंसर करना है। ठीक है, तो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बिहाफ पर इंटरव्यूअर हमें रिजेक्ट और सेलेक्ट करता है। वो चीज़ें हमें पता लग जाएं कि किस तरह हम रिजेक्ट और सेलेक्ट होते हैं, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और हमारा जो रिजेक्शन रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर आप लोग अभी किसी को इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ होगी, आप उससे बात करेंगे ना तो वो कहेगा भाई CV भेज दे, तुम्हारा CV भेजो। व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे पहले आपका CV मांगेगा। अगर आपका CV उसी के हिसाब से नहीं है या आपका CV प्रॉपर बना हुआ नहीं है तो सबसे पहला रीज़न आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्या होगा, CV देखा, अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता, कुछ है ही नहीं, छोड़ो, आपको कॉल ही नहीं करेगा। हाँ बताता हूँ, अगर आपका CV ठीक ठाक है, यार CV तो ठीक ठाक लग रहा है, देख लेते हैं, बुला लेते हैं इसको, एक दो हो सकता है फ़ोन पे ही आपसे एक दो चीज़ें पूछ ले जो आपके CV में लिखी हुई हैं। तो CV में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लिखनी है और बहुत कम भी नहीं लिखनी है। बहुत ज़्यादा से इन द सेंस जितनी चीज़ें हमें पता है उतनी लिखनी है, उससे ज़्यादा लिखेंगे इंटरव्यूअर पूछेगा, जब इंटरव्यू के दौरान हम उनको बारे में बता नहीं पाएंगे और हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत कम लिख दी तो इसको तो कुछ आता ही नहीं, वो कॉल ही नहीं आएगा हमें। तो जितनी चीज़ें हमें पता है CV के अंदर, जितना एक्सपीरियंस है वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। मेरे को टोटल इतना एक्सपीरियंस है, मुझे DG ट्रांसफार्मर ये इन सब चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। मतलब पहला सिलेक्शन और रिजेक्शन यहाँ से आ गया। ठीक है, आपका CV परफेक्ट है, आपने परफेक्ट CV बना लिया, पहला स्टेप आपने क्लियर कर दिया, इंटरव्यूअर ने आपको बुला लिया। इंटरव्यूअर जब बुलाता है आपसे तो मतलब फेस टू फेस होते हैं, अभी हम फेस टू फेस हैं, तो बंदा है, बंदे ने भाई उसकी पर्सनालिटी कैसी है वो सेकंड क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ में भाई उसका पहनावा क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। पहनावा इन द सेंस भाई अरे पूरा हीरो बन के बंदा गया है, ठीक है यार ये तो काम नहीं कर रहा है, तो हीरो है, तो हीरो काम नहीं करने वाला, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक है यार 2 दिन से नया भी नहीं है और चला रहे सर, हाँ सर इंटरव्यू देने आए, वो CV है उसको मोड़ के जेब में डाल रखा है, लो सर CV ले लो, उसका भी आधा रिजेक्शन वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा कि भाई हमें CV मतलब इंटरव्यू देने जाएंगे प्रॉपर ग्रूमिंग करके, बाल वाल थोड़े ठीक ठाक, मतलब जिस तरह नौकरी पे जाते हैं उस तरह नहीं। जैसे बॉडी बिल्डर भाई है, थोड़ा ये अभी हीरो जैसा, इसको थोड़े बाल अपने सेट कराने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ही वो रिजेक्ट करें, बट इस तरह के रीजन होते हैं रिजेक्ट करने के। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है भाई ठीक है, इंटरव्यूअर सामने बैठ गया है, हम क्वेश्चन आंसर पूछने लग गए हैं। सामने वाले को जब मुंह खोलता है ना, बोलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिख जाता है, उसके बैठने की तरह से। एक तो यूँ बैठा हो, पता नहीं क्या होगा यार, मतलब अंदर ही अंदर उसको चल रहा है। तो सामने वाला क्या करेगा ना, उसका चेहरा देख के है नहीं यार ये तो डरा हुआ है बंदा है, मतलब फेस से पता लग जाता है, वो चीज़ें फेस से पता लग जाता है। आप तो चीज़ कितना ही नहीं कोशिश करोगे, उसके फेस से पता लग जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ क्या सीखा हमने, 3 चीज़ें जिनसे हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, जो इंटरव्यूअर हमारे को सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद में चौथी चीज़ होती है हमारी नॉलेज, उसके बाद में नॉलेज काम आती है। तो ये 3 चीज़ मतलब उससे पहले की है। तो चौथी चीज़ है नॉलेज, और नॉलेज के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी CV आपका कुछ रेडी है? CV रेडी, ठीक है। तो CV है जो आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसी के भी आप अभी है, तो मेरे आदमी इसका CV होना चाहिए। CV में देखूँगा भाई ये लिखा हुआ है, इसने लिखा है कि मैंने एज ए DG ऑपरेटर काम किया है, मुझे LT पैनल HT पैनल उन सब चीज़ की नॉलेज है जो आपने पहले किया है, और जो यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है उसके भी आप है। तो मेरा मतलब सबसे पहला क्वेश्चन होता है अभी कुछ अपने बारे में बताइए।
मेरा नाम धर्मेंद्र विश्वकर्मा है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैंने डिप्लोमा 2020 में भी डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया और उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आ गया हूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपको? मैंने 1 साल तक मदरसन में काम किया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद तब से बैठा ही था, अभी तक नहीं लग पाई कोई जॉब। तो देखो, ये पहला पॉइंट है ना, उसमें भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। मतलब देखो, आज आप लोगों को ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं कि भाई इस तरह की कोई क्लास होती है ना कहीं पे, मतलब इस तरह का सेशन कहीं पर कराया जाता है, तो एक एक सेशन के कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये होते हैं कि हम किस तरह अपने आप को इंटरव्यू किस तरह क्रैक किया जाए, कैसे हम सक्सेस होंगे। तो इस तरह की चीज़ों के वैसे इसने आंसर दिया, उसमें क्या नेगेटिव है, इसको कैसे बेटर वे में हमें आंसर करना है। तो जैसे इसने आंसर किया कि भाई ठीक है सर, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, अपनी डिटेल बताई, वो सब ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था इसने कि सर मेरे को एक्सपीरियंस, कि सर मेरे को सर 1 साल का या 1.5 साल का या 2 साल का मेरे को सर मेंटेनेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे टेक्निकल में डीजी, ट्रांसफार्मर, एलटी, एसटी, या मेरे को 1-1.5 साल का मेंटेनेंस में एक एक्सपीरियंस है सर, मतलब एक कॉन्फिडेंस से। और सर किसी वजह से मेरी जॉब छूट गई थी और पिछले 1 महीने से मैं अब जॉब सर्च कर रहा हूँ, या 15 दिन से जॉब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई कुछ अपने में बताओ। तो अपने बारे में तो ये भी है भाई, मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है। जैसे मैं अपने बारे में, मेरा नाम प्रदीप है, मैं सर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, और पिछले 1 महीने से किसी परेशानी की वजह से मेरी जॉब छूट गई थी, तो मैं अभी एक अच्छी जॉब को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो पहले मेरा अब में कितना डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है ना। वेटेड लग रही हैं हमारी बातें, तो हमें अपनी बातें वेटेड रखनी है भाई, वेटेड हों, जभी तो सामने वाला कुछ समझेगा नहीं यार ठीक है, या सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सर, तो उस तरह रिएक्ट करेंगे। तो तुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं आप पता ऐसी भाल के क्या करूँगा कि तुझे कुछ आता नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है कि भाई ठीक है यार एडजस्ट कर लो, मुझे तो बंदा चाहिए ना परफेक्ट, तो हमें वहाँ परफेक्ट दिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि आपके इधर जहाँ आप वर्क कर रहे थे, जो सिस्टम था, क्या क्या सिस्टम लगा हुआ था? वहाँ पे सर मेंटेनेंस में था तो मशीनें थी बड़ी बड़ी, और वहाँ पे एक डीजी था, तो डीजी के मेंटेनेंस पे हम लोग थे वहाँ पे। तो 1010 kV का डीजी था वहाँ पे। ओके, और क्या क्या लगा था? ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल में सारी चीज़ें थी वहाँ पे? हाँ, वो एक मतलब एक ट्रांसफार्मर था जो 11 kV इसको ट्रांसफ़र करता था 440 वोल्ट में, और एचटी पैनल भी बना था उसके ट्रांसफार्मर। किस कंपनी का था ट्रांसफार्मर? यूनिवर्सल पावर का था। ओके, यूनिवर्सल पावर का था। किस टाइप में था? ऑयल टाइप में ट्रांसफार्मर। तो जैसे कोई पूछ रहा है आपसे, आपने बताया सर ये मेरे पास 1010 kVA का वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड डीजी था, जो भी आपके पास था, और सर एक ट्रांसफार्मर था मेरे पास इतने kVA ट्रांसफार्मर इस टाइप का था। मतलब देखो, सामने वाले को परफेक्शन चाहिए, सामने वाले, फिर उसको पूछना पड़ रहा भाई कौन सा टाइप था, क्या था। तो उसने पूछा कि तुम्हारे इधर क्या कुछ इक्विपमेंट लगे हुए थे जो आप हैंडल करते थे, तो आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना है उसके बारे में। ब्रीफ में इन द सेंस हमने एचटी से चालू कर दिया। सर हमारे इधर 11 kV की सप्लाई आई हुई थी, एक वीसीबी लगा हुआ था, और हमारे पास 1000 kVA का एक ओल्ड टाइप ट्रांसफार्मर था सर। हमारे एलटी पैनल में सर हमारे पास करीब 6 एसीबी लगे हुए थे सर, जो 2000 एम्पियर से लेके 3200 एम्पियर तक के थे, और एक डीजी सेट था सर हमारे पास ड्राई टाइप, वो सर 1000 kVA का था, 1010 kVA का एयर कूल्ड था सर वो। और सर पंप बहुत सारे लगे हुए थे हमारे पास,
5 HP से लेकर सर 60 HP तक की हमारी मोटरें लगी हुई थी डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट यूज के लिए। और सर कुछ VFD भी थी, स्टार्टर भी थे, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ। अगर उसने पूछा क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी तो थोड़ा सा ब्रीफ, उसकी 2 मिनट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो उस वे में बताएंगे भाई HT में क्या लगा रहता है, LT में क्या लगा रहता है, उस वे में हमें थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना है, ठीक है। तो उस स्लोप में हम आते हुए उनको ब्रीफ करेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने जो बताया और जो मैंने आंसर किया उसमें कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अभी तक हम टेक्निकल पे नहीं आए हैं, टेक्निकल डिस्कशन में नहीं आए हैं, उससे पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है चीज़ों का, कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें बताया ना, हर पॉइंट पे कुछ न कुछ लर्न करने के लिए, ठीक है। अभी हम टेक्निकल में आते हैं। आप डीजल जनरेटर के बारे में कुछ बताइए। डीजल जनरेटर सर वो होता है जो इमरजेंसी के कंडीशन पे हमें विद्युत सप्लाई देता है। तो डीजल में मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक डीजल इंजन होता है और दूसरा जनरेटर होता है। तो डीजल इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, और जो अल्टरनेटर होता है डीजल इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, और फिर अल्टरनेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ओके, तो जो हमारा डीजल जनरेटर होता है उसकी सेफ्टियां क्या कुछ होती हैं? डीजल जनरेटर की मुख्यतः 4 सेफ्टियाँ होती हैं। लो बैल प्रेशर का होता है, और लो कूलेंट का होता है, और हाई वाटर टेम्परेचर, और एक होता है सर ओवर स्पीड का। तो जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर होता है वो आपकी साइड पर कभी आया है? हाँ सर, बहुत बार आया। ओके, तो क्या रीजन होते हैं उसके सर? आप मतलब क्या कुछ रीजन मिले आपको उसके? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा डीजी था जो एयर कूल्ड था, तो एयर कूल्ड होने के चलते कई बार उसकी बेल्ट टूट गई थी, जो एक्सियल फ़ैन होता है, और फ़ैन मतलब एक्सियल फ़ैन भी कई बार टूट जाते थे, तो उससे भी वो कूलिंग सर्कुलेशन नहीं हो पाता था। तो जो रेडिएटर लगा हुआ था, कैसे टूटा है एक्सेल फैन? वो किसी कोई चीज़ फंस गया, या फिर कोई चीज़ गलती से किसी ने वहाँ पे फेंक दी, या फिर खींच लिया किसी ने एक्सेल फैन ने, तो उस पर पड़ के वो टूट जाता था। जैसे अभी इसने जो चीज़ बताई ना, वो पॉजिटिव तो है, इसने आंसर ठीक दिया है, बट नेगेटिव जा रही है वो। तो एक्सेल फैन जो है ना, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में बड़ी मुश्किल से एक आध बार ही कभी टूटा होगा, 15 साल में एक्सेल फैन एक आध बार ही टूटा होगा। तो एक्सेल फैन टूटना मतलब आपकी नेग्लिजेंसी है। एक्सेल फैन टूटना भाई किसी ने कुछ रख दिया, अगर आप वहाँ ऑपरेटर थे तो दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो चीज़ें उधर नहीं आए या कुछ भी हो। तो हमें आंसर देते टाइम ये सोचना है कि भाई हमारी नेगेटिविटी तो नहीं है उसमें, या तुम ये बोलते हैं इसमें सर एक बार, हाँ सर हुए हैं एक बार सर एक्सेल फैन में कुछ आग प्रॉब्लम हो गई थी, वो टूट गया सर, कुछ फंस गया था उसमें, कुछ काम चल रहा था, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट टीम ने कुछ कर दिया था, मतलब कुछ भी इस तरह का जो आपको डायरेक्ट एफर्ट ना करे, ठीक है। और क्या रीजन थे? और सर कूलेंट का लेवल कम हो जाना, ये भी एक रीज़न था। देखो वो अपने आप को फंसा रहा है, सर मैं ये चेक तो करता ही नहीं था वहाँ पे, मैं ये चेक नहीं करता था इसलिए वो पंगा हुआ। वो बंदा अपने आप को, देखो समझदार बंदा है ना, तो वो पॉइंट नोट करता है, ये चेक भी नहीं करता था, ये है क्या करेंगे, यहाँ पर भी नहीं करेगा तो सोता होगा उधर जाके, ठीक है। कूलेंट कम हो जाना मतलब देखो इसके साथ साथ में एक चीज़ तुम बोलो, सर एक बार वो पाइप फट गया था, कूलेंट का पाइप फट गया था, कूलेंट कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, बट कूलेंट ही नहीं चेक करोगे तो भाई तो तुम्हें तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा। और बताइए। और सर जो कूलेंट पंप होता है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो नहीं वो मत बताओ भैया, कूलेंट पंप में ना बहुत ही रेयर, मतलब मैं बोलूँ 0.0001% का ही प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ होगा जब भी कूलेंट पंप, मतलब कूलेंट पंप बहुत ही पुराना डीजी है, उसी में कभी बताने को बता सकते हो आप, सर एक बार तो सर वो कूलेंट पंप में प्रॉब्लम हो गई थी, सोचेगा ये सोच साच के आया है,
तो एक आधी प्रॉब्लम बतानी है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने स्टार्टिंग में बोला सर अक्सर, हाँ सर एक आध बार प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे भाई मैंने कहा कि टेम्परेचर, सर एक आध बार कोई मीटिंग चल रही थी तो ओवरलोड वगैरह हो गया था, लोड ज़्यादा डालना पड़ा था, मतलब आंसर भी हमें पॉजिटिव देने हैं। सर हाँ एक बार सर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हो गया था सर, वो एक्सेल फैन टूट गया और किसी वजह से वो, और फिर मतलब उसके साथ में भी एक कहानी बनानी पड़ेगी। एक्सेल फैन टूटेगा, उसके सामने जस्ट रेडिएटर है और जाली भी लगी है, तो सर उसमें को आगे मैश नहीं लगी थी तो वो आगे फिंस में भी घुस गया था, तो पाइप भी उसने थोड़ी काट दी थी, तो सर थोड़ा टाइम लगा था उसको सही होने में। तो सामने वाले लगेगा यार कहानी भी सही सुना रहा है। अक्सर मैं एक दिन चलते चलते सर 15वीं मंजिल पर पहुँच गया और ऊपर से कूद गया सर, ऊपर से कूद गया तो भाई तू जिंदा से हो चुका। तो मतलब कहानी ऐसी बताए, क्योंकि सर मैं एक दीवार पर चढ़ के मैं कूद गया था, तो कहानी भी हम लोगों को ऐसी बतानी है जो वही सच लगे, जो रियलिस्टिक हो, कि सामने वाले से मैच हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी इनको भेजो, थोड़ी नींद आ रही है इनको। हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मुझे खुद बतानी है या फिर जो है प्रॉब्लम? नहीं देखो अभी चीज़ें क्या है ना, अभी आप लोगों को जो कल के लिए जो आपका इंटरव्यू होगा ना उसके लिए रेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो आपने बता रहे हो ठीक बता रहे हो, आपकी कमियां क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उस कमियों को दूर करके आप लोग उसको करेक्ट करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। इधर ढेर कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ सर, मैं औरंगाबाद बिहार औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। मैं 1 ईयर तक मैं सर डीजी ऑपरेटर में काम कर चुका हूँ सर। एक साल का आपका डीजी ऑपरेटर? यस सर। तो किस तरह का डीजी आप ऑपरेट करते थे वहाँ सर मैं एयर टाइप का सर डीजी था और वाटर टाइप का सर डीजी था वहाँ पे। वाटर टाइप नहीं होगा, वाटर कूल्ड बोलेंगे। वाटर कूल्ड डीजी था सर। और कितने केवीए का? 1050 केवी का था सर। ओके, कितना? 1050? यस सर। कितना हो गया 1050? 1050? 1050। 1010 का होता है, 1050 का कोई डीजे नहीं आता। अच्छा देखो वो चीज़ भी देखनी है। अब ये फंस गया, यस सर। ये फंस गए यहाँ पर, भैया झूठ बोल रहा है। 1050 का डीजे नहीं आता, 1010 केवीए का डीजे आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई झूठ बोल रहा है बंदा, किस तरह की झूठ बोल रहा है। ठीक है, 1010 केवीए का डीजे आता है। 1000 केवी बोल दोगे तो 1000 केवी का भी नहीं आता डीजे, तो 1010 केवी का आता है। एयर कूल्ड था, वाटर कूल्ड? एयर कूल्ड था सर। एयर कूल्ड डीजी था। तो उस 1 घंटे में कितना तेल खा जाता था वो? 1 घंटे में सर लगभग 80 लीटर तेल सर कंजप्शन करता था। ओके, हर रोज 80 करता था, कम ज़्यादा भी कुछ? नहीं सर कम। अब उसको सर अब लोड के अनुसार सर, अगर हम ज़्यादा लोड उस पर देते थे लोड सर, तो हमको कंजप्शन सर ज़्यादा होता था, 80 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता था। अगर लोड कम लिया तो सर कम भी हमको सर तेल का कंजप्शन होता था सर। तो मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं उस पर, कितना एम्पियर लोड डाल सकते हैं? आइडिया नहीं चला सर। ओके, आपका जो 1 लीटर मतलब तेल में कितना यूनिट नॉर्मली आता था? 1 लीटर तेल में सर 1 यूनिट। 1 यूनिट? यस सर। देखो यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, डीजी है, यूपीएस है, मोटर है, या जो इक्विपमेंट आप बता रहे हैं या आपकी इधर लगी हुई है, आप जब जाएंगे तो आपको यूँ पता होना चाहिए भाई मेरा इतने केवीए का है, इसमें मैक्सिमम इतना एम्पियर लोड हम डाल सकते हैं। ठीक है। या सेकंड क्वेश्चन था भाई मेरा 1 लीटर तेल में अप्रोक्स कितना चलता है, चाहे छोटा डीजी है या बड़ा डीजी है, कितनी यूनिट निकालता है? तो 3 से लेकर 4 यूनिट के बीच में निकालता है। ठीक है,
3.2, 3.3 सर, कभी कभी 3 पे भी आ जाता था, 3 यूनिट, कभी कभी सर 4 यूनिट भी कर देता था जिस दिन बढ़िया चल रहा है। तो 3 से 4 आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, बताया गया है आप लोगों को, सर ने बताया था उस दिन। ये नोट करनी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। मेरा जनरेटर है, यस चल रहा है, आप अपने पैनल रूम में बैठे हैं, वहाँ पर हूटर बज गया है, आपका हूटर बज गया है, आपका डीजी चल रहा है जी और आपके पैनल रूम में हूटर बज गया है, जी। क्या करोगे? अगर हूटर सर, अगर पैनल रूम से अगर हूटर बज गया है तो सर वहाँ पे एक इमरजेंसी भाल्व होता है, इमरजेंसी उसको क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं उसको सर, हम ये कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं सर। हूटर क्यों बजता है, क्या क्या रीजन होते हैं हूटर बजने के? हूटर बजने का सर बहुत सारा रीज़न हो सकता है, या तो आयल का लेवल सर हो, लीव आयल का सर लेवल कम हो सकता है, या तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो, या तो फिर सर या कहीं किसी तरह से उसमें किसी तरह फॉल्ट आ गया हो डीजी में सर, जिसके चलते सर हमको तो बंद करने से क्या होगा फिर? हम तो देखेंगे ना अलार्म कहाँ से आया है, क्या है। सबसे जाकर हम देखेंगे उसको कहाँ पे देखो alarm क्या अभी fault हो रहा है। ये ना एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब उल्टा फुल्टा कर दिया क्वेश्चन को, ये आप लोगों के लेवल का नहीं है और नेक्स्ट लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बट पूछ लेते हैं कुछ लोग। मैंने कहा कि मेरा डीजी चल रहा है, भाई ठीक है डीजी चल रहा है, और मैंने बोला मेरे पैनल में हूटर बज गया है, मैंने बोला मेरे पैनल में हूटर बज गया है, तो भाई वो कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहले सर उस पैनल के पास जाएंगे, ये देखेंगे हूटर बज रहा है तो क्यों बज रहा है, क्या रीजन है, तो पैनल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाके देखेंगे कि जहाँ हूटर बज रहा है उस पैनल में क्या चीज़ शो कर रही है, क्या चीज़ शो कर रही है। चाहे तो मेरा अनाउंसेटर पैनल लगा हुआ, अनाउंसेटर किसी को पता है क्या होता है? कोई ऐसा है जिसने अनाउंसेटर के बारे में नहीं जानता? वहाँ पर जो पीएलसी वाले पैनल में हम लोग गए थे, सबसे नीचे एक लाल लाल कलर का देखा था, आप लोगों ने देखा था, वो अनाउंसेटर होता है, वो अनाउंसेटर होता है। उसमें फोल्ड दिखाई देते हैं कि भाई क्या आ गया, हाई वाटर टेम्परेचर का आया है, लो ल्यूबोयल प्रेशर का आया है, लो ल्यूबोयल का नहीं होता, आप कह रहे थे लो ल्यूबोयल, तो लो ल्यूबोयल प्रेशर है, लो ल्यूबोयल का अलार्म नहीं आएगा उसमें, उसमें जो सेंसर लगा रहता है वो प्रेशर से ऑपरेटेड होता है। टेम्परेचर का तो हो सकता है, टेम्परेचर का हाई हाँ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो सकता है, मैंने सिर्फ जो गलत बताया ना आपको उसी को करेक्ट किया। जी तो इस कंडीशन में आप कहीं पर भी भाई आप एक क्वेश्चन इसको पूछना है कि आपका डीजी में अलार्म आ गया है तो आप क्या करोगे? डीजी में अलार्म आ गया तो सबसे पहले देखेंगे कि सर अलार्म किस चीज़ का आया है। अगर मान लेते हैं कि कूलेंट लेवल कम हो गया सर, अगर उसका अलार्म दे दिया है तो जाके सबसे पहले सर हम कूलेंट का लेवल उसको जितना हमको चाहिए सर उतना हमको देंगे, हम ना मर जाएगा वहीं पे जल के। बंद करके उसको सर डीजी को बंद करके कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के बाद में ही हम कूलेंट डाल सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. सीधा रिजेक्ट, वो कहेगा साला ये तो मरेगा मेरे को भी मरवा देगा, मैनेजर भी जेल में जाएगा तुम्हारे साथ में। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सेंस से हमें देने हैं, ठीक है। अगर चलते डीजी में ढक्कन खोल दिया ना, सारा कूलेंट आदमी के ऊपर आएगा और जल गया समझो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कूलेंट को पहले डीजी को बंद कर देंगे, डीजी आपका बंद हो जाएगा, डीजी को बंद कर देंगे, आगे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे सर इस वजह से हो गया है, इस वजह से इसी से अलार्म आया है, और कुछ देर में इसमें हम कूलेंट डाल देंगे। ऐसा नहीं कि सीनियर रहे फटाफट डाल दे, मीटिंग ख़राब हो जाएगी, आग लग जाएगी उधर, तुम्हारी जान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम दूसरा डीजी चला सकते हैं, और कुछ दूसरा है तो दूसरा डीजी चला सकते हैं। जैसे कल हम इधर करके देख रहे थे भाई ये डीजी बंद करो, इसको चलाओ, ऐसे करो, तो करके देख रहे थे ना, तो उस तरह कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर किस तरह का लगा हुआ था आपके इधर? ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर था। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर था। क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं उसकी? उसमें सर कंजर्वेटर टैंक होता है सर, बकज रिले होता है, एक्सप्लोजेंट वेंट होता है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, और कहाँ लगा रहता है एक्सप्लोजन वेंट और क्यों लगाते हैं? एक्सप्लोजन वेंट सर मान लीजिए सर अगर मेरा
ट्रांसफार्मर में किसी तरह से अगर बड़ा फॉल्ट होता है तो उसमें गैस जो बनता है सर ना, टेम्परेचर से गैस बनता है, तो अगर वो कहीं से लीकेज नहीं हो तो लास्ट में सर एक्सप्लोजन वेंट से सर मेरा लीकेज हो जाता है सर। वहाँ से ऑयल और गैसेज हैं वो बाहर आ जाएंगे, यस। थोड़ा बहुत ऑयल और गैसेज बाहर आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर फटेगा नहीं, उसकी गैसकिट वगैरह फटेंगे नहीं। हाँ, बकोज रिले कैसे काम करती है? बकोज रिले सर वो गैसीय दाब पर सर काम करता है सर, वर्क करता है। अगर किसी तरह से छोटा मोटा अगर सर उसमें अगर फॉल्ट आ जाता है तो बकोज रिले से सर गैस रिलीज हो जाता है। ओके, फिर क्या होगा? मेरा जो ब्रीदर होता है उसमें जो सिल्का जेल है उसका कलर नीला वो हो गया है, नीला हो गया है, क्या करेंगे हम? अगर मेरा नीला है तो सर सही है, सही है, सही है सर। ओके। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पिंक कलर का हो जाता है तो सर उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, कोई नीला है सर, बदल देंगे हम उसको। यस। ज़्यादातर आंसर इस तरह का आता है उसमें, तो आपको सेंस मतलब सेंस लेके आंसर देना है। यस। पीपीएम किया है? यस सर। किस किस चीज़ का पीपीएम करते थे? पीपीएम में सर क्या होता है पीपीएम? प्लांट प्रिवेंटेशन मेंटेनेंस होता है सर। इसमें सर पीपीएम में सर हम सर जितना भी मान लीजिए डीजी सर है, अगर डीजी में हमको सब कुछ चेक करते हैं सर। मोटर का पीपीएम में क्या क्या करते थे? मोटर के पीपीएम से हम उसका पहले वायरिंग चेक करते हैं सर। वायर है अगर सेपरेट रूप से वो वायर आर बी वाई सर उसमें ज्वाइंट है कि नहीं है, मतलब फेस दिया हुआ है कि नहीं सर। आर वाई भी नहीं हो सकता? आर वाई बी ओके, आर वाई बी सर। नहीं वो कोई इशू नहीं है उसमें, तो ऐसे ही कर। और उसमें वाइंडिंग देखेंगे सर कि वो मेरा क्लॉक वाइज घूम रहा है, कैंडी क्लॉक घूम रहा है सर, ये सब उसमें कैसे देखेंगे? अब उसको हमको सर फेस देखना पड़ेगा कि मैंने आर वाई बी मैंने आर वाई वाई से है, बी से है कि वाई से है सर, फेस हमको देखना पड़ेगा। अगर दोनों आर है सर और बी है तो मेरा सर मोटर सही काम करेगा, अन्यथा अगर आर वाई बी होगा तो सर मतलब कंफ्यूज हो गई, तो सामने वाला समझ नहीं, पता नहीं क्या आर वाई बी, कुछ समझ आया किसी को? हैं कुछ आर वाई बी का मतलब ही नहीं है इसके अंदर, क्या होता है किसी को पता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में? हाँ तुम उधर चले जाओ इसकी जगह, माइक उसको दे देना, आ जाओ इधर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसका फुल फॉर्म पीपीएम इसे बोलते हैं सर, इसे प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं सर। सर ये 1 साल में किया जाता है इसे, नहीं, और प्लान किया जाता है कि कब 1 साल का पूरा एक बार पूरा पीपीएम का चार्ट बना लिया जाता है, जितने हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक हैं सारे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पूरे सिस्टम का एक चार्ट बनता है। उस चार्ट के हिसाब से हमें डेली, वीकली, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में चार्ट बनाते हैं। उस इक्विपमेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसकी वर्किंग के हिसाब से उसका चार्ट बनता है कि कब कब होना है। ऐसा नहीं कि साल में होगा उसी को हम पीपीएम बोलेंगे, ठीक है। उसको ईयरली मेंटेनेंस बोलते हैं, जो साल में होता है उसको ईयरली मेंटेनेंस बोलते हैं। तो एक मोटर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं सर? मोटर का मेंटेनेंस अगर मंथली मेंटेनेंस अगर करना है हमें तो वो कैसे करेंगे? क्या सर? मोटर का एक मंथली मेंटेनेंस कैसे करेंगे? सर उसमें पहले मोटर को हम क्या करें, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे। एक रुको, इसको क्वेश्चन कोड थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक मेरा पंप है, कंडेंसर पंप है 30 HP का, उसका मेंटेनेंस किस तरह करेंगे? सर मेंटेनेंस मोटर ही। हाँ बताओ। सर अगर मोटर का हमें मेंटेनेंस करना है तो उसमें पहले सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे मोटर को। हमें क्या करेंगे, उसका रोटर है उसको बाहर निकालेंगे। उसमें क्या करते हैं, एक आता है स्प्रे आता है, उसका कहीं जंग वंग न लग गया हो, वेयरिंग लगा होता है, उसमें मारते उड़ते हैं पूरी तरह से। उसको क्या बोलते हैं, एक बल्ब होता है उसके अंदर, हम लोग सप्लाई दे के डाल देते हैं कि उसमें मॉइस्चर जो हो सूख जाए। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें रोटर को डालकर उसमें सप्लाई देकर चेक करते हैं कि मतलब कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है भाई।
स्टूडेंट वो तो सब चेक करेंगे, सब हाँ उसको भाई करेंगे। ठीक बता रहा है, कुछ और कोई बता रहा है? मेकर का टेस्ट मतलब उसमें भी करते हैं मेकर। मंथली मेंटेनेंस मैंने बोला था।